गाइस, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मन से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं रचना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ की टू सक्सेस एकेडमी। ऐसी एकेडमी जो आपको आपकी सफलता तक लेके जाएगी, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो क्लासेस हो रही है वो काफ़ी ही एग्जाम ओरिएंटेड वे में बनाया गया है। सारे के सारे फैकल्टी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में इसे सर्कुलेट करें, जिससे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ों का लाभ उठा सके। आज की जो हमारी क्लास है वो है एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी क्लास। मैं आज की क्लास में आपको जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आज की क्लास को हम स्टार्ट करें, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपने बारे में। मेरा नाम रचना ठाकुर है, मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अनअकैडमी, आईबीटी, प्रथम, आईएलएम में मैंने एज अ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फैकल्टी काम किया हुआ है। मैंने इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स, पीएनबी बैंक एग्जाम को भी क्लियर किया हुआ है। आज की जो हमारी ये क्लास है वो एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी की तरह याद रखो। आपके मुंह पे नो रट्टाफिकेशन, आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, आपको बड़े बड़े डेट्स वगैरह इतने सारे सब कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखने हैं। आपको हर चीज़ बस ऐसे पढ़नी है, इवेंट्स बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़नी है, जिससे आपको जो हिस्ट्री है, कोई भी टॉपिक आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए, आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम सेट हो। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ अपने क्लासेस के ज़रिए कि मैं आपको वही प्रोवाइड कर सकूँ। सारी की हिस्ट्री को मैं आपके लिए एक स्टोरी बना दूँ, जिससे आप किसी को भी आराम से इसके बारे में बता सको। तो मेरी ये कोशिश है आप लोगों के लिए और आई होप ये कोशिश आप सभी को बहुत पसंद आए। हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, देयर आफ्टर मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री पे ले जाऊंगी, देयर आफ्टर हम मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में वन बाय वन, डे बाय डे की क्लासेस में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसलिए लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जिससे आपको कंप्लीट हिस्ट्री का मटेरियल यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए अब आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। The topic of today's class is Rise and Fall of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री की। हमारे वर्ल्ड का जो सबसे पहले सिविलाइजेशन हुए थे, उसमें जो नाम थे वो थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। ये इंडियन हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर है क्या। The Harappan civilization was first called the Indus Valley civilization. हड़प्पन civilization को सबसे पहले the Indus Valley civilization के नाम से जाना जाता था। The earliest erection in the Indus Valley were done at Harappa in the west, Punjab and Mohenjo-daro in the Sindh. Both the places are now in Pakistan. जो सबसे पहला erection, देखो हमने ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या था, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वेयर देयर इज अ नो रिटन रिकॉर्ड्स, जहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसी सिविलाइजेशन का उसी हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास नॉलेज है वो किसके जरिए है, आर्कियोलॉजिकल इविक्शन के जरिए है। आर्कियोलॉजिकल इविक्शन क्या होता है, जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ये खुदाई करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो सारा मटेरियल निकल के आता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो एक हिस्ट्री तैयार करते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल इविक्शन। ठीक है, तो
जो अर्लीस्ट इविक्शन हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सबसे पहले हड़प्पा जो कि वेस्ट पंजाब में है और मोहनजोदारो जो कि सिंध में है वहाँ पे की गई थी। अब ये दोनों के दोनों प्लेस कहाँ पे अवेलेबल है? अब ये हमारे इंडिया में नहीं है, अब ये जब इंडिया और पाकिस्तान बट गया तो ये सारे के सारे पार्ट जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, ठीक है। बोथ द प्लेसेस आर नाउ इन पाकिस्तान। द फाइंडिंग इन दीज टू सिटीज ब्रॉट टू लाइट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब एविक्शन स्टार्ट हुआ तो दो शहरें मिली, जो सबसे अर्लीस्ट शहरें मिली है वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये दो सबसे पहला इस सिविलाइजेशन का शहर हमें मिला था, ठीक है। इसीलिए हड़प्पा सबसे पहला शहर था जो एविक्शन के जरिए पाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया, ठीक है। बट दिस सिविलाइजेशन वाज लेटर नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर साइट्स फार अवे फ्रॉम द इंडस वैली। बट बाद में फिर इसका नाम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और भी साइट, सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो ही नहीं, जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, और भी बहुत सारे शहर वगैरह एविक्शन के जरिए डिस्कवर होते गए, लाइक लोथल, चंदेरी, सुक्ताजंडर, दामादाबाद एटसेट्रा। बहुत सारे और भी शहरें मिलने लगी, तो इसका नाम इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। ऑल्सो इट has come to be called the Harappan civilization after the name of its first discovered site। सबसे पहला डिस्कवर्ड साइट क्या था? हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया था। बट अब सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला नहीं जा सकता था, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे शहरों की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसका नाम चेंज करके इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। ओके, दैट वाज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। आप देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपके स्क्रीन पे मैंने एक मैप तैयार किया हुआ है, जिसपे आप देख पा रहे हो कि इंडस रिवर के इर्द गिर्द कितने सारे जो शहर है वो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवरी की थी, किसने क्या खोजा, किसने क्या पता लगाया? तो सबसे पहले देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दयाराम साहनी, एक मिनट मैं एक बार पेन चूज कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप सभी देखिए, दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? हड़प्पा। कौन सी ईस्वी में? 1921। यानी 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1922 में आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो आपका आंसर होना चाहिए दयाराम साहनी। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, तो आपका आंसर होना चाहिए आर डी बैनर्जी। When Harappa was discovered? In 1921. When Mohenjo-daro was discovered? 1922। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। Thereafter, the next slide was important sites in Harappa। हड़प्पा के important sites कौन कौन से हैं? Among the many other sites excavated during the Harappan civilization, the most important are Kot Diji in Sindh, Kalbangani in Rajasthan, Rupar in Punjab, Benawali in Haryana, Lothar, Sukta and Dholwari are the three in Gujarat. The largest cities are approximately 100 hectare in size। जो कुछ वैसे तो बहुत सारे साइट मिले थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वह है कोट दीजी इन सिंध, कालबंगानी जो कि राजस्थान में है, रूपर जो पंजाब में है, बेनीवली जो हरियाणा में है, लोथल, धोलवरी जो गुजरात में है। जो सिटीज के साइज वगैरह है वो 100 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े नहीं है। मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? वो है मोहनजोदारो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी
सिटी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदारो जो है वो सबसे लार्जेस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कम से कम 200 हेक्टेयर में फैली हुई है ये शहर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे हड़प्पा के, क्या क्या थे? कोटदीजी इन सिंध, कालबंगानी इन राजस्थान, रूपर इन पंजाब, बनावली इन हरियाणा, लोथल, डोलवरी और मोहनजोदारो, जिसमें मोहनजोदारो जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंडस साइट है जो कम से कम 200 हेक्टेयर एरिया में स्प्रेडेड है, मतलब फैला हुआ है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वाज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का की खोज हुई, कैसे वो निकल के आया, फटा पोस्टर निकला हीरो। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जस्ट जोकिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, कैसे ये निकला? The archaeological finding executed for the last 8 decades reveal the gradual development of Harappan civilization. बहुत टाइम से आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह इसकी खुदाई कर रहे थे। देखो ये बहुत पेशेंस का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, वो सालों साल एक जगह को खोदते रहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, देयर आफ्टर जाके उनको कोई एक रिजल्ट आता है। तो इसी तरह 8 डेकेड से वो इस तरह का एविक्शन यहाँ पे चल रहा था और फाइनली हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई। There are 4 important stages or phases of evolution and they are named as pre-Harappan, early Harappan, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 4 पार्ट्स में, 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट वाज प्री हड़प्पन, the second one is early Harappans, the third one is mature Harappans and the last one is late Harappans. The pre-Harappan stage is located in eastern Balochistan. जो प्री हड़प्पन स्टेज है वो कहाँ पे लोकेटेड हुआ है? वो है ईस्टर्न बलूचिस्तान के एरिया को हम प्री हड़प्पन स्टेज, उस साइट को हम प्री हड़प्पन साइट्स कहते हैं। द एविक्शन एट मेगर 150 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो रिवेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। मेगर के एविक्शन से जो 150 माइल्स दूर है मोहनजोदारो के नॉर्थ वेस्ट में, उस वहाँ पे हमें प्री हड़प्पन कल्चर का एग्जिस्टेंस देखने को मिला है, यानी कि वहाँ पे हमें प्री हड़प्पन कल्चर देखने को मिला है, ठीक है। प्री हड़प्पन स्टेज में जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी हंटर्स एंड गैदरर थे। दे बिगेन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। जो हमने पढ़ा था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हमने देखा था कि नियोलिथिक एज में जाकर लोग धीरे धीरे सेटल होने लगे थे वहाँ पे। उस एज में जाके लोगों ने अब एक सेटल लाइफ, एग्रीकल्चर वाली लाइफ जीना स्टार्ट किया था। तो प्री हड़प्पन स्टेज उसी स्टेज को दिखाता है, दर्शाता है। यहाँ पे लोग इस प्री हड़प्पन स्टेज में लोग नोमैडिक पीपल थे और इन्होंने एक एग्रीकल्चर लाइफ की सेटलमेंट स्टार्ट की थी, यानी कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन। उस समय को हम प्री हड़प्पन स्टेज कहते हैं। इन द अर्ली हड़प्पन स्टेज, जो अर्ली हड़प्पन के स्टेज में जब हम गए, द पीपल लिव्ड इन अ लार्ज विलेजेस इन द प्लेन। अर्ली हड़प्पन के स्टेज में लोग बड़े बड़े ग्रुप्स वगैरह में, बड़े बड़े गांव वगैरह में प्लेन्स एरिया पर सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देयर वॉज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन द इंडस वैली। अर्ली हड़प्पन स्टेज में जो टाउन्स वगैरह है, जो सिटी वगैरह है, उसका निर्माण होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग अब ग्रुप्स में रहने लगे, सेटल लाइफ जीने लगे। अब वो एक जगह पे लंबे समय के लिए रहते थे, तो इसीलिए एक टाउन की, एक छोटा सा कम्युनिटी की वगैरह का स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑल्सो द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक ट्रांजिशन फेज भी देखने को मिला। लोग अब रूरल लाइफ छोड़ के अर्बन लाइफ जीने की तरफ उत्साहित हो गए। उन्होंने रूरल लाइफ को छोड़ा और अर्बन लाइफ की तरफ अपना रुख जो है वो मोड़ लिया। मतलब अब उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लगा। द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोटदीजी रिमेन्स द एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन स्टेज। हमें अर्ली हड़प्पन स्टेज कहाँ कहाँ देखने को मिला है? कुछ साइट्स जैसे कि अमरी और कोटदीजी, यहाँ पे हमें अर्ली हड़प्पन स्टेजेस का कुछ साइट्स मिला है। फिर जो थर्ड फेज आया, दैट इज मैच्योर हड़प्पन स्टेज। मैच्योर, द वर्ड इज ऑल्सो टोटली टेल दैट कि अब हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी विकसित हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। मैच्योर का मतलब क्या होता है? दैट इज कि अब ये विकसित हो चुका है। तो मैच्योर हड़प्पन स्टेज में बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह इमर्ज होना स्टार्ट हो गई, उसका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। पहले लोग क्या थे? नोमैडिक लाइफ से एग्रीकल्चर लाइफ में आए प्री हड़प्पन में।
उसके बाद अर्ली हड़प्पन में उन्होंने कम्युनिटीज़ वगैरह की स्टेब्लिशमेंट कर ली। अब छोटे छोटे सिटीज़ वगैरह, टाउन वगैरह की स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई। बट आफ्टर द मैच्योर मीन्स विकसित, अब वो बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह का निर्माण यहाँ पे होने लगा। द eviction at the Kalvangani with its elaborated town planning and urban features proved this phase of evolution. In the late Harappan stage, the decline of Indus culture started. लेट हड़प्पन्स में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी इसका विध्वंस, इसका पतन देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इन द 4 फेज. फर्स्ट फेज वाज प्री हड़प्पन स्टेज. In that phase, the nomadic people began to lead a agricultural life. Thereafter, the early Harappan stage. In that phase, the people lived in a large villages in the plain. Thereafter comes the mature Harappan stage, where the large great cities emerged, and the last stage phase of Harappan civilization was late Harappan, where we can saw the decline of Harappan civilization. ठीक है, the eviction at Lothal revealed this stage of evolution. Lothal with its port was founded much later. It was surrounded by a massive brick wall as a flood protection. लोथल जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसका जो बनावट है वही बहुत कुछ व्याख्यात करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे कि ये बहुत बड़े मैसिव ब्रिक वॉल से बन के बना, बहुत बड़े पत्थरों से मिल के बना हुआ है फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए। लोथल रिमेन्ड एन इम्पोरियम ऑफ ट्रेड बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया। लोथल जो है वो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और रिमेनिंग पार्ट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे जो ट्रेड्स वगैरह होती थी वो लोथल से होते हुए ही सारी चीजें जाती थी, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट, यहाँ यहीं पे सबसे बड़ा पोर्ट पाया जाता था जिसके जरिए ट्रेड वगैरह का जो सामान है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाता था। ठीक है, डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आगे बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट क्या है। जैसे कि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि कब से कब तक का समय हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए मानेंगे। In 1931, Sir John Marshall estimated the duration of occupation of Mohenjo-daro between 3250 and 2750 BC. 1931 में जो जॉन मार्शल थे उन्होंने जो मोहनजोदारो का ड्यूरेशन है, मतलब ऐसा माना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो 3250 से लेके 2750 BC तक का है। सब्सिक्वेंटली एज एंड व्हेन न्यू साइट्स वर डिस्कवर्ड द डेटिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मॉडिफाइड। बट जैसे जैसे आपको जैसे कि पता है कि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती जा रही है वैसे वैसे ही जो डेटिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मॉडिफाइड होती जा रही है। The advent of the radiocarbon method paves way for fixing almost accurate dates by 19 dates। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पढ़ा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल ने कितना लॉस किया है कार्बन का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जैसे जैसे नए नए साइट्स डिस्कवर्ड होते जा रहे हैं, जैसे ऐसे चीज़ें मिलती जा रही है, उस हिसाब से जो इसका डेट है वो काफ़ी मॉडिफाइड होता जा रहा है, तो एक्यूरेट डेट बताना बहुत ही मुश्किल था। By 1956, Fair Service brought down the dating of Harappan civilization to between 2000 to 1500 BC। 1956 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेट थी वो 2000 से 1500 BC तक की बीच की मान के रख दी गई ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोकार्बन डेटिंग। ठीक है, 1964 में डीपी अग्रवाल इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि दैट द टोटल स्पैन ऑफ दिस कल्चर शुड बी बिटवीन 2300 and 750 BC, yet there is a further scope of modification of these dates। लास्ट जो अपडेटेड डेट आया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो 1964 में आया था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट डीपी अग्रवाल। उन्होंने वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 2300 से लेके 1750 BC तक का समय है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर कुछ आगे और भी स्कोप हो, कुछ ऐसा नया साइट्स वगैरह डिस्कवर्ड हो, कुछ ऐसा मिले, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये डेट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो फर्दर मॉडिफाई
क्लासिफाइड हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब एक मत नहीं है, बहुमत है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक है। बट लास्ट अपडेटेड अगर हम माने तो 2300 से लेके 1750 तक का जो समय है उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट माना गया है। ओके स्टूडेंट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग को लेके काफी प्रचलित है, मतलब उनकी जो टाउन प्लानिंग है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। The Harappan culture was distinguished by its system of town planning on the lines of grid system। यहाँ पे जो घर वगैरह थे वो ग्रिड सिस्टम के जरिए बनाए जाते थे, यानी कि ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि कट, that is street and lines cutting across one another almost at a right angle, thus dividing the city in a several rectangular blocks। उन्होंने पूरी सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स वगैरह में डिवाइड कर रखा था और ग्रिड सिस्टम में वो अपने घर को बनाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदारो and कालबंगानी each had its own citadel built on a high podium of mud bricks। हड़प्पा, मोहनजोदारो, एक मिनट मैं पेन ले लूं। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालबंगानी हर सबके पास अपना सिटाडेल है जो कि बहुत बड़े बड़े मड ब्रिक्स से मिलके बने हुए थे। बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक्स हाउस। सिटाडेल के नीचे जो नीचे की तरफ जो शहर था वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स हाउस मतलब पत्थरों से बने हुए घर थे, विच वर इनहेबिटेटेड बाय द कॉमन पीपल। जिसमें कौन रहता था? जिसमें कॉमन पीपल रहते थे। द लार्ज स्केल यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड द एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। यानी कि हम इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, इतने बड़े बड़े लैंग्वेजेस में नहीं समझाऊं, तो आप इन शॉर्ट एक जगह आप इसको एक सिंक बना के लिख सकते हो कि ग्रिड सिस्टम में घर रहते थे, ऊपर के हिस्से में सिटाडेल पाया जाता था और नीचे के हिस्से में सारे लोग जो कॉमन पीपल्स हैं वो सबके सब बर्न ब्रिक्स के घर में, मतलब कि पक्के पत्थरों के घर में घर बना के जो कॉमन पीपल है वो नीचे की तरफ रहते थे। उसके बाद जो स्टोन बिल्डिंग्स, मतलब बढ़िया सा आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। इनका घर उस समय उस सिविलाइजेशन के तौर पे उस समय की बात अगर करें तो काफी अच्छा खासा आर्किटेक्चर वहां पे देखने को मिलता था घर के मामले में। इससे भी बड़ा जो एक रिमार्केबल फीचर है टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का है वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ही औसम था, बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने ड्रेनेज का कर रखा था। सारे के सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है घर के वो कनेक्टिंग ऑल द हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स वेयर विच वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका ड्रेनेज सिस्टम उस समय के लिए एक रिमार्केबल फीचर था। सारे के सारे घर का जो ड्रेनेज था वो डायरेक्ट स्ट्रीट के ड्रेन से जाके मिलता था और सारे के सारे ड्रेनेज ऐसा नहीं है कि खुला हुआ है, उस पर गंद फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, नहीं, सारे के सारे ड्रेनेज बहुत सुंदर स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स वगैरह से ढके रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी हाइजीनिक थे, बहुत ज्यादा इनको साफ सफाई बहुत पसंद थी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना रहे हैं मतलब कि इनको सफाई पसंद इंसान थे उस समय के लोग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें जो है टाउन प्लानिंग को लेके वो भी है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ग्रेट बाथ जो है, एक बहुत बड़ा बाथ वगैरह जो है वो मिला हुआ है। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो में वो फेमस है, जिसे रिलीजियस बाथिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। स्टीप्स आइदर एंड लीड टू द सरफेस विद द इनलेट ऑफ टैंक एंड आउटलेट फॉर ड्रेनेज वाटर, देयर वर अ चेंजिंग रूम अलोंग साइड। मतलब कि ये सब तो था ही कि बड़े बड़े सिटाडेल पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स वगैरह पाए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो मोहनजोदारो में, जो रिलीजियस बाथिंग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी था, सब कुछ। आप मतलब
हर चीज़ की बहुत व्यवस्था थी, बहुत व्यवस्थित लोग थे इस समय के लोग, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनरीज वगैरह भी पाई जाती थी, जहाँ पर ये अपना सारा एग्रीकल्चर का जो स्टोर है, जो सामान जो है उसे स्टोर करके रखते थे। हाउसेज जो थे वो ब्रंट बिग से, मतलब पके हुए पत्थरों से बनते थे। उसके अलावा लैम्प पोस्ट भी मिला है कहीं कहीं पे, और भी बहुत स्ट्रीट लाइटिंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग जो थी वो काफ़ी उम्दा किस्म की थी, बहुत अच्छे किस्म की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसा इकोनॉमिक लाइफ जीते थे। देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें हर स्पेयर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, क्राफ्ट हो, ट्रेड हो, हर जगह हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस ही देखने को मिली है। कहीं भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे वो डिक्लाइन में हो, हर जगह हमने प्रोग्रेस देखा है। बीट एंड बार्ली वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बिसाइड सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन। जो इनका मुख्य खाद्य पदार्थ था वो क्या था? बीट एंड बार्ली। बीट एंड बार्ली जो था वो इनका मेन क्रॉप्स था, सीसम, मस्टर्ड और कॉटन के अलावा। जो सरप्लस ग्रेन्स थे, यानी कि जो ये खा लेते थे और जो बच जाता था, उन ग्रेन्स को ये ग्रेनरीज वगैरह में स्टोर करके रखते थे। जैसे कि मैंने आपको टाउन प्लानिंग में ही बताया था कि इन्होंने बड़े बड़े ग्रेनरीज वगैरह बना रखा था, और जो बच जाता था ग्रेन्स, उसे ये उस सरप्लस ग्रेन्स को वो अधिक अधिक के अनाज को वो ग्रेनरीज वगैरह में स्टोर करके रखते थे। एनिमल जैसे कि शिप हुआ, गोट हुआ, बुफेलो हुआ, इन सारी चीज़ों को ये डोमेस्टिकेट करते थे। द यूज ऑफ हॉर्स इज नॉट येट फॉर्मली स्टेब्लिश्ड। ये घोड़ों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, इसके ऊपर अभी तक कोई मतलब कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, कुछ ऐसा इविक्शन में अभी नहीं मिला है। अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड इंक्लूडिंग डियर। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ आर्टिशियन इंक्लूडेड गोल्डस्मिथ, brick makers, stone cutter, weaver, boat builder and terracotta manufacturers। हंटिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, इस सब के साथ साथ और भी बहुत सारे आर्टिशियन, जैसे कि सुनार, ईंटें बनाने वाले, स्टोन कटर, वेबर, बोट बिल्डर, टेरिकोट मैन्युफैक्चर, इस तरह के लोग, ये सब ऑक्यूपेशन भी उस समय इमर्ज होने लगा था, यानी कि इन सारी ऑक्यूपेशन की भी शुरुआत लोगों ने कर ली थी। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। ब्रॉन्ज और कॉपर का जो वेसल्स वगैरह है, जिसका इस्तेमाल ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जिसका इस्तेमाल खाना पकाने या ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए जो करते थे, बिकॉज मेटल एज की शुरुआत हो चुकी थी, बहुत जगह पे मेटल की खोज हो चुकी थी, इस इनके जो वेसल्स वगैरह थे, जो स्टोन्स वगैरह थे, जो टूल्स वगैरह थे, वो ब्रॉन्ज या कॉपर के ही होते थे। तो इसका इस्तेमाल वो हड़प्पन मेटल क्राफ्ट के लिए करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर फाउंड। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी बहुत जगह पे हमें खुदाई करते वक्त बहुत सारे जगहों पे हमें गोल्ड और सिल्वर भी मिला है, ऑर्नामेंट्स के मिले हैं। इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल इन्होंने चालू कर दिया था। पॉटरी रिमेन्स प्लेन्स एंड इन सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी इज फाउंडेड। बीड्स वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। ठीक है, तो इस तरह इनकी इकोनॉमिक लाइफ ऐसी थी। तो कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये करते थे, कुछ ऑक्यूपेशन जो यहाँ पे फेमस थे वो थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, ट्रेड, गोल्डस्मिथ, ब्रिक मेकर, स्टोन कटर, बेबर, बोट बिल्डर, टेरिकोट मैन्युफैक्चरर, ये सारे के सारे इनके ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है, जो ये करते थे। तो इस तरह की इकोनॉमिक लाइफ थी इनकी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैनी मोर थिंग्स टू गो। अभी बहुत कुछ बाकी है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की ये क्लास अभी तक आपको बहुत पसंद आई हो। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने आज की क्लास में आपको सबसे पहले एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि किसने क्या डिस्कवर किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया था, और आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंट साइट्स इन हड़प्पा के बारे में बताया, जैसे कि जो कुछ फेमस साइट्स थे हड़प्पा के, हमने उसके बारे में डिस्कस किया।
फिर मैंने आपको इसके ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में बताया कि किस तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई और कैसे इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला फेज था वो था प्री हड़प्पन, देयर आफ्टर द अर्ली हड़प्पन। प्री हड़प्पन में जो हड़प्पन थे वो नोमैडिक से एक सेटल लाइफ जीने लगे। फिर आया अर्ली हड़प्पन जिसमें उन्होंने विलेज वगैरह का निर्माण चालू कर दिया। उसके बाद आया मैच्योर हड़प्पन जहाँ पे बड़े बड़े सिटीज वगैरह की खोज की गई। और लास्ट में हमने लेट हड़प्पन के बारे में पढ़ा जहाँ पे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े और हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेट के बारे में पढ़ा जो कि था जहाँ पे अभी तक कोई एस्टिमेशन नहीं हुआ है। बहुत सारी बहुमत देखने, एक मत नहीं है बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल का, लेकिन जो लास्ट अपडेटेड जो डीपी अग्रवाल ने दिया था 1964 में, उसके हिसाब से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट है वो 2300 से लेके 750 BC तक के समय को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय मानते हैं। ओके, फिर मैंने आपको इसके टाउन प्लानिंग के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको बताया जो इनका घर जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स वगैरह में रहता था। ग्रिड सिस्टम को ये फॉलो करते थे। मोहनजोदारो, कालबंगानी, हड़प्पा में बड़े बड़े सिटिडल देखने को मिलता था जो कि ऊपर के साइड में था। लोअर टाउन में लोग रहते थे घर बना बना के, बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे ये। इनके ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छी थी, सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड रहते थे। उसके अलावा ग्रेट बाथ सिस्टम जो मोहनजोदारो में वो फाउंड हुआ है। ग्रेनरीज वगैरह ये इन्होंने रखा हुआ है। स्ट्रीट लाइट वगैरह मिली हुई है। सब चीज़ें हम इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ा और हमने इनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और क्राफ्ट के जितनी भी एक्टिविटी है सब में हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ग्रेट प्रोग्रेस ही देखने को मिला है। व्हीट और बार्ली इनका मेन क्रॉप था। गोट बफेलो को ये डोमेस्टिकेट करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन लाइक गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर, स्टोन कटर, वेबर, बोट बिल्डर, इन सारे ऑक्यूपेशन की शुरुआत हुई थी। ये गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स का भी इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरी क्लास बहुत ही हेल्प करे आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को आगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ है सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए आप लोग बहुत मेहनत करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा के करें। बाय बाय, स्टे ट्यून।